दोस्तों, आना जाना तो दुनिया का दस्तूर है, पर कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि जिनका जाना कहीं न कहीं हमारे दिल में एक तकलीफ़, एक कसक छोड़ जाता है। आज का दिन भी एक ऐसा ही दिन है कि जब हमारे दरमियान से ब्रॉडकास्टिंग और अनाउंसिंग की दुनिया का शहंशाह उठ गया। जी, मैं बात कर रहा हूँ अमीन सयानी साहब की। और अमीन सयानी साहब का नाम आते ही आपके ज़हन में एक हल्की-सी बात गूंजती है, बहनों और भाइयों। और ये जो बहनों और भाइयों कहने का उनका अंदाज़ था, ये इतना नफ़ीस और इतना प्यारा था कि ये सुनते ही लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती थी। अमीन सयानी साहब आज हमारे बीच से उठ गए, लेकिन उनकी यादें और उनकी वो प्यारी सी आवाज़ और वो लहजा कहीं न कहीं आज भी एंकरिंग करने वालों और ब्रॉडकास्टिंग करने वालों को एक रोशनी दिखाता है, एक राह दिखाता है। और जिस तरह से हर वो शख्स जो इंडस्ट्री में एक्टिंग में आया, उसने कहीं न कहीं दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग से फ़ायदा उठाया, वैसे ही हर वो शख्स जो कि एंकरिंग और अनाउंसिंग की दुनिया में जुड़ा रहा, वहाँ पे उसने कहीं न कहीं अमीन साहब के अंदाज़ से फ़ायदा उठाया। इन्होंने अपने कैरियर के दौरान तकरीबन 54,000 से भी ज़्यादा रेडियो प्रोग्राम किए। एक ब्रॉडकास्टर की हैसियत से इनका कोई सानी नहीं था और 19,000 से भी ज़्यादा इन्होंने स्पॉट्स और जिंगल परफॉर्म किए। बहुत सारे रेडियो प्रोग्राम्स इनके दम से एक मकाम तक पहुंचे, जिनमें एस कुमार का फिल्मी मुकदमा, बॉर्नविटा क्विज, सरेडॉन के साथी, चमकते सितारे और ऐसे दर्जनों प्रोग्राम। ये ऐसे प्रोग्राम थे कि जो लोग उस प्रोग्राम में महज अमीन सयानी साहब को सुनने की खातिर उस प्रोग्राम को सुनते थे। रेडियो सिलोन से उन्होंने सबसे तवील मुद्दती प्रोग्राम पेश किया था, बिना का गीतमाला। और आप लोगों को याद होगा कि बिना का गीतमाला एक ऐसा रेडियो प्रोग्राम था जिसका आज तक कोई भी सानी पैदा नहीं हो सका। अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो जिस तरह से फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए लोग आंखें बिछाए बैठे रहते थे, वैसे ही बिना का गीतमाला को सुनने के लिए लोग अपने कान लगाए बैठे रहते थे। रेडियो सिलोन से बिना का गीतमाला तकरीबन 42 सालों तक चलता रहा। 42 सालों तक रेडियो पे किसी प्रोग्राम का चलना, ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही कहना चाहिए कि हैरत की बात है। लेकिन ये एजाज़ भी अमीन सयानी साहब को मिला। और सोचिए कि 1952 से जब इसकी शुरुआत हुई थी बिना का गीतमाला की, उस वक्त से लेके आखिर दम तक, जब तक कि ये चला, उनका बस इतना कह देना, बहनों और भाइयों, और वो बहनों और भाइयों लोगों को जैसे तरोताज़ा कर देता था। अमीन सयानी साहब का रिश्ता रफ़ी साहब के साथ भी बड़ा मीठा, बड़ा ख़ास था। और जब कभी वो रफ़ी साहब का ज़िक्र करते थे तो उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट सी आ जाती थी। रफ़ी साहब के बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने एंकर किए। अक्सर व बेशतर प्रोग्राम में वो अमीन सयानी साहब रफ़ी साहब के साथ भी हुआ करते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि एक बार ऐसा हुआ कि जब अमीन सयानी साहब ने ये चाहा कि रफ़ी साहब का एक ख़ास इंटरव्यू वो रिकॉर्ड करें, उन्होंने रफ़ी साहब से बात भी कर ली। उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैं आपसे रफ़ी साहब कुछ सवाल करूंगा और आपको उसके जवाब देने हैं। तो रफ़ी साहब ने कहा कि भाई, आप तो आवाज़ के शहंशाह हैं, आप तो सवाल कर लेंगे, लेकिन मैं तो गाने वाला हूं, तो मैं कैसे आपके उन सवालों के जवाब दे पाऊंगा। तो अमीन सयानी साहब ने कहा, ठीक है, तो हम सवाल कर लेंगे, आप गा कर जवाब दीजिएगा। और फिर बेसाख्ता दोनों हंस पड़े थे। ये बात तय हो गई थी, लेकिन वक्त और हालात ने यह मौका नहीं दिया कि रफ़ी साहब की उस इंटरव्यू को अमीन साहब रिकॉर्ड कर पाते, और रफ़ी साहब हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। आज का ये दिन उदास सा दिन है, क्योंकि आज आवाज़ की दुनिया का वो सितारा, ब्रॉडकास्टिंग की, अनाउंसिंग की दुनिया का वो सितारा वो ग़ुरूब हो गया। 91 साल की उम्र में अमीन सयानी साहब आज इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम वो अपने पुराने गुलकारों की आवाज़ों को सुनते हैं, और जिस तरह से मुकेश जी या किशोर साहब या हमारे रफ़ी साहब, लता जी, इनकी आवाज़ें कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग में ज़िंदा हैं, रोशन हैं, वैसे ही जब तक ये रेडियो रहेगा, जब तक ये संगीत रहेगा, जब तक कि अनाउंसिंग की बातें रहेंगी, अमीन सयानी साहब का नाम भी कोई फरामोश नहीं कर पाएगा। और अगरचे वो अब नहीं रहे, लेकिन कोई भी आने वाला जो वॉइस इंडस्ट्री से ख़ुद को वाबस्ता करना चाहता है या करेगा, तो कहीं ना कहीं वो अमीन साहब के ही नक्श कदम पे चलता हुआ नज़र आएगा।
आज सिनेमाया की तरफ से मैं अमीन सयानी साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ और ये दुआ करता हूँ ऊपर वाले से को ऊपर वाला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नत में, स्वर्ग में आला से आला मक़ाम अता करे। और आप लोगों से भी मैं इसी बात की गुजारिश करूँगा कि अमीन सयानी साहब के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग भी दुआएँ कीजिए। तो बस चलते चलते मैं आपको अमीन सयानी साहब की आवाज़ में एक इंटरव्यू का टुकड़ा सुना रहा हूँ। ये वॉइस ऑफ अमेरिका में रिकॉर्ड किया गया था और वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो स्टेशन पर रिकॉर्ड किए हुए उस इंटरव्यू का एक टुकड़ा मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जिसमें आप अमीन सयानी साहब की वो तरोताज़ा, वो शगुफ्ता आवाज़ भी सुन पाएंगे और वो रफ़ी साहब के बारे में क्या कह रहे हैं आप ये भी सुन पाएंगे। बहनों और भाइयों, मेरे दिल में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई जब मुझे पता चला कि मेरे ही नहीं बल्कि दुनिया भर के काफ़ी प्यारे रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ अमेरिका से रफ़ी साहब का प्रोग्राम होने वाला है और उन्होंने मुझे भी कहा है कि मैं भी उसमें कुछ बोलूं। अब रफ़ी साहब की महानता तो सभी जानते ही हैं। मैंने भी जब शुरू किया हिट परेड प्रोग्राम, अपना काउंटडाउन प्रोग्राम गीतमाला रेडियो सिलोन से, और उसके बाद वो प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो पर भी आया, तो उसमें कई बरसों तक रफ़ी साहब ही छाए रहे। हफ्तावार पायदानों पर भी नहीं बल्कि संगीत सीढ़ी की सालाना पायदानों पर भी उनका राज रहा। बहनों और भाइयों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं रफ़ी साहब को काफ़ी करीब से जान पाया। बड़े प्यार से वो सबसे मिला करते थे, मुस्कुराकर, धीमी सी उनकी बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी और न उनमें कोई कभी गुस्सा मैंने देखा, न कोई झुंझलाहट देखी। हमेशा बिल्कुल कामली, बहुत प्यार से, चुपके से सबसे मिला करते थे और फिर जब स्टेज पर आते थे तो बिल्कुल शेर बन जाते थे। जैसे गाना होता था उस रंग में ढलकर वो गाना गाते थे। और एक ख़ास बात जो रफ़ी साहब की थी वो ये कि जब भी वो किसी शो में जाते थे और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के बाहर या बम्बई के बाहर जाते थे, तो एक शर्त उनकी ऑर्गेनाइज़र से ये रहती थी कि देखिए, आप मेरे सारे यूनिट को, सारे साज नवाज़ों को और बाकी सब टेक्नीशियंस को भी उसी होटल में रखेंगे जिस होटल में आप मुझे रखेंगे। और इस वजह से इतने खुश थे सब लोग उनसे, उनका सारा यूनिट बहुत प्यार करता था, बड़ी इज्जत करता था उनकी। मैं रफ़ी साहब के करीब ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए नहीं है, सिर्फ उनके स्टेज शोज़ के ज़रिए पहुंच पाया। रफ़ी साहब को इंटरव्यू करने की कोशिश मैं जब भी करता तो वो मुकर जाते, किसी न किसी तरह से वो मुंह फेर कर मुस्कुरा कर निकल जाते। बहुत बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन फिर पता चला कि इसलिए वो ज़रा कतराते हैं क्योंकि गाने में तो वो उस्ताद हैं, लेकिन बोलने में ज़रा से कुछ शर्मीले। दुनिया में 2-3 ही ऐसे शायद इंटरव्यू होंगे जिनमें वो ज़्यादा बोले होंगे। ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में यही होता था कि वो एक शब्द में हूँ हाँ कहकर वो टाल जाते थे और कुछ ज़्यादा नहीं कहते थे। तो मैंने भी जब कई बार कोशिश करने के बाद मैंने कहा तो फिर क्या करें रफ़ी भाई, कैसे होगा इंटरव्यू आपका? कहने लगे एक शर्त पर हो सकता है। मैंने कहा क्या, कौन सी शर्त? कहने लगे देखो, तुम सवाल कुछ इस तरह के बनाओ कि हर सवाल का जवाब मैं किसी गीत को गा कर दे पाऊं। मैंने कहा रफ़ी साहब, आइडिया तो अच्छा है लेकिन मुश्किल है, बहुत सोच समझ कर ऐसे सवाल बनाने पड़ेंगे और गाने तो मैं चुन ही लूँगा, लेकिन ठीक है चलिए, आपने कहा है तो मैं शुरू करता हूँ। तो साहब मैंने वो इंटरव्यू प्लान करना शुरू किया, लेकिन शुरू करते करते बहुत वक्त हो गया और एक दिन उसके बाद पता लगा कि महान गायक रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया। मैं भी उन लाखों लोगों में शामिल था जो उनके जनाजे के साथ कब्रिस्तान की तरफ चले। बांद्रे में उनके घर के पास ही था कब्रिस्तान, तो वहाँ से मैं भी चला था। थोड़ी सी बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश की परवाह किसको थी। हमारा बड़ा ही प्यारा गायक, बड़ा ही प्यारा इंसान मोहम्मद रफ़ी जा रहा था सबको छोड़कर, गोया ये कहते हुए। वो गाना था ना उनका एक बहुत बहुत खूबसूरत, असद भोपाली ने जिसे लिखा था कि दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, तीरे निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद
जमाना ढूंढेगा। साथ ही साथ अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।